जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पेपर वन जो आपका एमपी सेट का है, जिसमें शिक्षण अभिवृत्ति को अभी हम पढ़ रहे हैं। शिक्षण अभिवृत्ति के संबंध में जो बेसिक बातें होती हैं उसको हमने पिछली क्लास में समझा था, और साथ ही साथ हमने हर्बर्ट मॉडल जो होता है आपका शिक्षण अभिवृत्ति के संबंध में, उसको भी कवर किया था। आज की इस क्लास में हम मॉरिसन और हंट मॉडल को कवर करेंगे। मॉरिसन मॉडल क्या होता है और हंट मॉडल क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली क्लास जिसमें हमने शिक्षण की अवधारणा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके स्तर क्या है, उसमें से एक स्तर क्या था, हर्बर्ट मॉडल था, उसको हमने समझ लिया था। अब हम बाकी आज के जो दो स्तर हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने ये पिछली क्लास के ही बारे में कुछ बातें हैं। पिछली क्लास में हमने इन सब चीज़ों को समझा हुआ था। शिक्षण की परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। शिक्षण के स्तर क्या होते हैं, इन तीन स्तरों में से स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर जो कि हर्बर्ट मॉडल है उसको हमने समझ लिया था। आज की इस क्लास में हम मॉरिसन मॉडल और हंट मॉडल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चालू करते हैं हम सीधे मॉरिसन मॉडल और हंट मॉडल को। मॉरिसन मॉडल को क्या बोला जाता है, बोध या समझ का स्तर बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको, बोध या अथवा समझ का स्तर बोलते हैं। इस बोध अथवा समझ के स्तर के तहत क्या होता है, तो शिक्षण अधिगम का यह स्तर, शिक्षण अधिगम मतलब क्या होता है, टीचिंग या लर्निंग वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है, लर्निंग वाली जो प्रोसेस होती है, तो शिक्षण अधिगम का यह स्तर, शिक्षण मतलब टीचिंग, अधिगम मतलब लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग का जो है स्तर है, स्मृति स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है। स्मृति स्तर में क्या सिर्फ क्या बातें हो रही थी, रटने की बातें हो रही थी, आप रट लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्तर पर पाठ्य सामग्री को रटने का बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ज्ञान को समझाने का प्रयास इसके तहत क्या किया जाता है, किया जाता है। इस स्तर को शिक्षण में छात्रों के मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति स्तर से अधिक होता है। अतः इस स्तर पर छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में वो क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो पहले वाले स्तर में सिर्फ क्या हो रहा था, आपको सिर्फ ज्ञान प्रदान किया जा रहा था, जिसमें सिर्फ रट्टू तोते की तरह बातें की जा रही थी। जबकि इस स्तर में क्या किया जाता है, मानसिक शक्तियों के विकास पे जोर दिया जाता है। स्मृति के और मानसिक शक्तियों में जो विकास पे जोर दिया था वो स्मृति स्तर से क्या होता है, अधिक होता है। अतः इस स्तर पर छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में क्या हो सके, उपयोग हो सके, अन्यथा उन चीज़ों को प्रदान नहीं किया जाएगा। इस स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ साथ उनके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है। क्या बात हो रही है कि इस स्तर पर छात्रों को हम नियम की जानकारी देते हैं, सिद्धांत बताते हैं, और साथ ही साथ उन नियमों उन सिद्धांतों का आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रासंगिकता है, आपके सामाजिक जीवन में क्या प्रासंगिकता है, अर्थात क्या व्यवहारिकता है, क्या उपयोग है, ये भी हम उनको क्या है, समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न देकर के उसके पूर्ण बोध पर बल देता है। पहला वाला स्तर क्या रहा था, कर रहा था, आपको सिर्फ नियम की जानकारी दे रहा था, मतलब बात को सिर्फ रटाई जा रही थी। लेकिन अब वाले स्तर में क्या किया जा रहा है, नियम को जानकारी देने के साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि आप इस नियम का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, व्यवहारिकता क्या है उसकी, अथवा उसकी प्रासंगिकता क्या है, मतलब पूर्ण बोध कराया जा रहा है, जिससे छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसे समझ सकें तथा उनका व्यवहारिक जीवन में क्या कर सके, उपयोग कर सकें। तो ये क्या था आपका मॉरिसन शिक्षण मॉडल के तहत बेसिक बातें थी। इसी में आते हैं कि बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो, इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो पाता है। मतलब आपको पहले जानकारी दी गई हो, आपको पहले जानकारी दी गई हो, तभी तो क्या कर पाएंगे, आप आगे की बातों को कर पाएंगे, बोध स्तर पर पहुंच पाएंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपने चीज़ों को रटा नहीं था, आपने चीज़ों को पकड़ा नहीं था, तो आप बोध स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बोध स्तर तो क्या कर रहा है, व्यवहारिकता के स्तर पर बात करता है। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाने का प्रयास करता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पहले वाले स्तर पे क्या है, आपको सिर्फ जानकारी प्रदान की जा रही थी, जबकि दूसरे वाले स्तर पे क्या किया जा रहा है, आपको एहसास कराया जा रहा है उस ज्ञान का, उस ज्ञान की व्यवहारिकता का एहसास कराया जा रहा है। छात्रों में आवश्यक सूझबूझ का विकास करवाया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, काफी सक्रिय रूप से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये क्या था, बोध स्तर की बातें थी। अब बोध स्तर के मॉडल की अगर हम बात करें, तो जो बोध स्तर का मॉडल है, जिसको हम मॉरिसन मॉडल के रूप में जानते हैं, तो इस बोध स्तर के मॉडल अथवा जो आपका मॉरिसन मॉडल है, इसके तहत जो बातें आती हैं उसके तहत उसमें क्या किया जाता है, 4 चरणों में उसको हम डिवाइड करते हैं। उन 4 चरणों में जो पहला चरण आता है आपका, वो क्या होता है, उद्देश्य का चरण। वो पहला चरण क्या होता है आपका, उद्देश्य का चरण। दूसरा आता है संरचना का चरण। इस संरचना के चरण के तहत क्या आता है, कुछ 5-6 बातें आती हैं, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन, व्यवस्था और वर्णन।
तो ये उद्देश्य, संरचना, संरचना के तहत 5 बातें, और फिर आता है आपका सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। तो अब इनको हमको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले आता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य के तहत जो बात आती है उसको क्या बोलता है, मॉरिसन के प्रतिमान का उद्देश्य बोध स्तर पर शिक्षण कार्य पूर्ण करना है। इसमें शिक्षण की क्रियाओं द्वारा तथ्यों के रहने पर ही बल नहीं दिया जाता, अपितु पाठ्य वस्तु की समझ पर भी अधिक बल दिया जाता है। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी समझ विकसित करना होता है। तो उद्देश्य क्या, जो बोध स्तर का जो उद्देश्य का चरण है उसके तहत हम क्या करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम चीज़ों को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करते हैं, उसको एहसास करवाते हैं, उसको बोध करवाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नियम है, ये जो पर्टिकुलर बात विषय वस्तु रखी गई है पाठ्य पुस्तक में, उसका आपके लिए क्या उपयोगिता है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जो संरचना स्तर होता है इसको क्या किया जाता है, 5 सोपानों में विभाजित किया गया। उन 5 सोपानों में जो पहला सोपान, पहला चरण आता है वो क्या आता है, एक्सप्लोरेशन का, अन्वेषण का। अन्वेषण किस चीज का, अन्वेषण पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें पूर्व व्यवहार भी कहा जाता है, पहला। दूसरा कि शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से क्या करता है, व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। क्रमबद्ध रूप से तर्कपूर्ण ढंग से क्या करता है, व्यवस्थित करता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना होता है कि पाठ्य वस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। इसके अलावा अन्वेषण की तीसरी क्रिया में शिक्षक यह निश्चित करता है कि नवीन पाठ्य पुस्तक की इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। तो ये बात का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है अन्वेषण के तहत। प्रस्तुतिकरण के तहत क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक में बातें दी गई थी, उसमें विषय वस्तु रखी गई थी, उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए, क्रियाशील कैसे किया जाए। 3 क्रियाएं बातें की गई इसके तहत। शिक्षा को नवीन पाठ्य पुस्तक को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप क्या कर देंगे, विषय को लेंदी कर देंगे, एक साथ क्या कर देंगे, परोसने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, छात्र जो रहता है, जो अधिगम की प्रक्रिया रहती है वो क्या होती है, रुक जाती है, छात्र समझ नहीं पाएगा उन बातों को। दूसरा कि प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक छात्रों की समस्याओं को निदान भी करता जाए, मतलब डाउट सॉल्विंग जो प्रोसेस होती है। अगर आप क्या करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या होने लग जाती है, वहां से समस्या होने लग जाती है, बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी जो कही गई थी। तो जो छात्र और शिक्षक के बीच में कनेक्शन होना चाहिए तो वो नहीं रह पाएगा। इसके अलावा क्या आता है आपका, निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति तब तक की जानी चाहिए जब तक अधिकांश छात्र नवीन पाठ्य वस्तु को समझ ले। मतलब क्या हो गया, दोहराव होना चाहिए। दोहराव का मतलब क्या होता है, प्रस्तुतिकरण में 3 बातों को ध्यान रखना था। पहला, छोटे छोटे इकाइयों में ज्ञान देना है। दूसरा कि डाउट सॉल्व करना है। और तीसरा कि दोहराव करना, मतलब पुनरावृत्ति करनी है। जब तक बच्चे को बात समझ में ना आ जाए तब तक आप बात करते रहेंगे, जब तक बच्चे को बात समझ में ना आ जाए तब तक जितनी बार भी चाहिए उसको उतनी बार आप क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे उसको। तो ये बात उसके तहत की जाती है। इसके बाद क्या आता है आपका, व्यवस्था आती है, सिस्टम आता है। व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, उसको समझते हैं। तो व्यवस्था के तहत अथवा सिस्टम के तहत जो बात आती है उसको क्या बोला जाता है, व्यवस्था के तहत जो बात आती है, सिस्टम के तहत जो बात आती है उसको क्या बोला जाता है। तो जब छात्र स्वामित्व परीक्षा में क्या होता है, सफल हो जाता है, तब अनुकूलन का कालांश क्या होता है, समाप्त होता है। कालांश मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड अथवा ड्यूरेशन क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद छात्र व्यवस्था कालांश अथवा वर्णन कालांश में क्या करती है, प्रवेश करती है। मॉरिसन के व्यवस्था कालांश से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने से। आपने जो पढ़ा क्या आप उसको लिख भी पा रहे हैं, आपने जो पढ़ा क्या आप उसको लिख पा रहे हैं अथवा नहीं लिख पा रहे हैं। तो इस चीज का भी क्या किया जाता है, इसके तहत ध्यान रखा जाता है। फिर आता है आपका इसमें जो 5वां पॉइंट हो क्या है, वर्णन का या डिस्क्रिप्शन का। तो वर्णन कालांश के प्रत्येक छात्र मौखिक रूप से पाठ्य पुस्तक को शिक्षक तथा अपने साथियों को समझ क्या करता है, प्रस्तुत करता है। व्यवस्था के तहत क्या होता है, लिखित रूप में प्रस्तुत करना, और वर्णन के तहत क्या होता है, मौखिक रूप में प्रस्तुत करना। तो ये सब क्या था आपका, संरचना का जो आपका 5 सोपान थे, किसके तहत, संरचना के तहत। उन 5 सोपानों के बारे में यहाँ पे क्या थी, चर्चा थी। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन, व्यवस्था और वर्णन। तीसरा जो चरण आता है आपका सामाजिक प्रणाली का चरण आता है। और चौथा क्या आएगा, मूल्यांकन प्रणाली का चरण। सामाजिक प्रणाली के चरण के तहत क्या बात की जाती है, तो बोध स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों में बदलती रहती है। विभिन्न सोपानों में क्या होते हैं, उसमें बदलाव होता रहता है। प्रस्तुतिकरण सोपान में सामाजिक प्रणाली क्या होती है, स्मृति स्तर के क्या होती है, समान होती है। स्मृति स्तर के समान होती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, परंतु अनुकूल कालांश में सामाजिक प्रणाली क्या है, बदलाव हो जाती है। जैसा क्या हुआ, इसका मतलब कि शिक्षक क्या रहेगा, ज्यादा एक्टिव तरीके से क्या करता है, जो आपका शिक्षण और अधिगम की जो प्रोसेस होती है, टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या करता है, वो ज्यादा एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता है। जबकि शिक्षक और
ज़्यादा एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए वो क्या करता है, शिक्षक को छात्र को नियंत्रित करने क्या करता है, प्रयास करता है, छात्र को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही क्या करते हैं, अधिक क्रियाशील होंगे। शिक्षक निर्देश देता है और छात्र की स्वतः अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कार्य करती है, जबकि प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों को क्या करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा का प्रयोग उसके तहत क्या है, किया जाता है, सोशल सिस्टम के तहत। तो सोशल सिस्टम का सामान्य सा मतलब क्या हो गया, इसमें प्रस्तुतिकरण की जैसा ही बात की जाती है, लेकिन इसके तहत क्या होता है, छात्र और जो शिक्षक रहेंगे उनके बीच एक संबंध रहेगा, दोनों एक्टिव रहेंगे। छात्र क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, छात्र को निर्देश देगा और छात्र उस निर्देश का क्या करेगा, अभिप्रेरित होकर के क्या करता है, पालन करता है। चौथा चरण आता है आपका इवेल्युएशन सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली के तहत क्या है, तो बोध स्तर के शिक्षण में कई स्तरों का मूल्यांकन किया जाता है। कई स्तरों के मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, तो अनुकूलन में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए अनुकूलन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना आवश्यक होता है। व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि वर्णन में मौखिक परीक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार बोध स्तर के शिक्षण के विभिन्न सोपानों के अनुसरण में मूल्यांकन को ही क्या है, आधार माना जाता है। इसमें मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये पूरा क्या था आपका मूल्यांकन प्रणाली के तहत था, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से लिखित और मौखिक दोनों तरीके से क्या कर परीक्षाओं को लेकर के क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब ये पूरा बोध स्तर जो जिसको 4 चरणों में हमने डिवाइड किया, 4 चरणों में जो आपका संरचना वाला चरण था उसको हमने 5 स्तरों में डिवाइड कर लिया था, 5 सोपानों में डिवाइड कर लिया था। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या आता है कि सुझाव क्या आते हैं। तो सुझावों के तहत क्या किया जाता है कि स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये मतलब क्या बात हो गई कि अगर हार्वर्ड मॉडल को कोई व्यक्ति अथवा स्मृति स्तर के शिक्षण को कोई व्यक्ति पास कर पा रहा है, तभी उसको हम क्या करेंगे, मॉरिसन मॉडल के तहत शिक्षा प्रदान करेंगे, बोध स्तर के तहत की प्रणाली के तहत शिक्षा प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दूसरा कि बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। बोध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में क्या है, प्रविष्ट किया जाए। उदाहरण के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में सफल होने पर ही अनुकूलन कालांश में प्रवेश कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिक्षक को पाठ्यवस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेरणा देनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा के आकांक्षा स्तर को उठाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन के प्रति क्या है, लगन स्थापित हो सके। इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रख करके उनके लिए समाधान भी ज्ञात करने चाहिए। तो ये पूरा क्या था, बोध स्तर के लिए आपके सुझाव थे। अब इसमें अगला आता है आपका विचारात्मक या चिंतन स्तर। विचारात्मक या चिंतन स्तर जो कि आपका क्या है, शिक्षण जो अभिवृत्ति उसके स्तरों में से तीसरा और आखिरी स्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंट का शिक्षण मॉडल बोलते हैं। किसका, हंट का शिक्षण मॉडल है। इसके तहत क्या होता है, तो चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। क्या होता है, हंट के शिक्षण मॉडल के तहत क्या होता है, शिक्षक अपने छात्रों में क्या करता है, चिंतन की प्रक्रिया को, तर्क की प्रक्रिया को, कल्पना शक्ति को क्या करता है, विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे छात्र उन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। मतलब अगर आपके अंदर क्या है, तर्क शक्ति है, अगर आपके अंदर क्या है, कल्पना शक्ति है, अगर आपके अंदर क्या है, सोचने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का क्या है, शिक्षण निहित होता है। यह शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर होता है और पूर्णतः विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मानता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन खोज क्या है, करता रहता है। यह एक उत्पादक स्थिति है। इसमें निर्माण, खोज, शोध, सृजन को महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर के स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क, कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजता है और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा शक्ति छात्र के रूप में क्या करता है, स्थापित करता है। तो ये पूरा क्या था आपका, विचारात्मक अथवा चिंतन स्तर का मॉडल था, हंट शिक्षण मॉडल था। अब इसके तहत जो अगला बातें आ जाती है वो क्या है कि इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में क्या करता है, सहायक होता है। इस प्रकार के चिंतन के स्तर में शिक्षण स्मृति बोध स्तर का शिक्षण निहित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया है, हम इसको समझ लेंगे। अब ये चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर में हंट का मॉडल है, इसको क्या किया गया है, 4 स्तरों में डिवाइड किया गया है, 4 सोपानों में डिवाइड किया गया है। वो 4 सोपान क्या क्या है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ये 4 स्तरों में क्या किया है, उसको डिवाइड
किया गया है। अब इनको हमको चारों में देखते हैं। सबसे पहले आता है एम क्या होना चाहिए चिंतन स्तर के तहत। यह चिंतन स्तर जिसको हम क्या बोलते हैं विचारात्मक स्तर या हंट मॉडल। तो उद्देश्य क्या होगा, तो समस्या समाधान की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, छात्रों की मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का क्या करना, विकास करना। तो बात क्या हो गई, उनके अंदर हमको चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का, कल्पना शक्ति का, सृजनात्मक चिंतन का क्या करना है, विकास करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या है, संरचना आती है। संरचना या स्ट्रक्चर में आते हैं तो चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का एक प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रमुख दो आयामों को अपना का अनुसरण करना चाहिए। संरचनाएं दो के तहत दो प्रकार की समस्याओं को बताया गया, व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो आयाम अपना सकते हैं। कौन सा, डीवी का समस्यात्मक परिस्थिति मॉडल और कर्ट लेविन का समस्यात्मक परिस्थिति मॉडल। डीवी का समस्यात्मक परिस्थिति मॉडल क्या बोलता है, डीवी के समस्यात्मक परिस्थिति मॉडल के तहत क्या बात की गई है, तो दो परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसे पथ रहित परिस्थिति और दो नोक वाली परिस्थिति के रूप में हम जानते हैं। पथ रहित परिस्थिति के रूप में जब बात चलती है उसमें क्या होता है कि ऐसे में जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं तो उसे तनाव हो जाता है, इसीलिए वह उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए समाधान के विषय में सोचता है। इस प्रकार उसके सामने अनेक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आप किसी समस्या में फंसते हैं, आप किसी समस्या में फंसते हैं और उस समस्या में फंसने के पश्चात क्या है, जब उसका समाधान ढूंढने निकलते हैं आप, तो और भी समस्याएं उभर करके सामने आ जाती हैं। ये क्या होता है, पथ रहित परिस्थिति मॉडल होता है। दूसरा होता है दो नोक वाली परिस्थिति का मॉडल। इसके तहत क्या है कि दो समान आकर्षित करने वाले लक्ष्यों की परिस्थिति में व्यक्ति में तनाव की स्थिति हो जाती है कि वह उनमें से किस लक्ष्य की ओर वो अग्रसर हो। इस प्रकार व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि अब मैं किस रास्ते में जाऊं, एक्स रास्ते में या वाई रास्ते में। तो ये क्या होता है, आपका दो नोक वाली परिस्थिति के तहत समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न होकर के आती है। कर्ट लेविन क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो कर्ट लेविन का विचार है कि व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिससे उसका व्यवहार क्या होता है, नियंत्रित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होती है। व्यक्ति और लक्ष्य की स्थिति तनाव उत्पन्न करती है जिससे समस्यात्मक परिस्थिति क्या होती है, बन जाती है। तो ये क्या होता है, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, जब प्रयास करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ समस्या उभर करके आ जाती है इसके तहत। तीसरा आता है आपका सामाजिक प्रणाली। संरचना हो गया, संरचना के बाद क्या आता है आपका सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली के तहत क्या है, सोशल सिस्टम के तहत कि चिंतन स्तर की सामाजिक प्रणाली स्मृति तथा बोध स्तर से बिल्कुल क्या होती है, भिन्न होती है। छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण खुला स्वतंत्र होता है, सीखने की परिस्थिति अधिक आलोचनात्मक होती है। इस स्तर पर छात्रों की स्वतः प्रेरणा का महत्व होता है। मतलब छात्र क्या कर सकता है, जो टीचिंग की प्रोसेस है, जो क्या है शिक्षण की प्रक्रिया, उसकी आलोचना भी कर सकता है क्योंकि खुला वातावरण होता है। वहां पे हर प्रकार की परिस्थिति क्या है, हर प्रकार के विचार क्या होता है, स्थान दिया जाता है। इस स्तर पर छात्रों की स्वतः प्रेरणा का अधिक महत्व होता है। छात्र समस्या के प्रति जितना अधिक असंवेदनशील होगा उतना ही उसके मौलिक चिंतन का अधिक विकास होता चला जाता है। शिक्षक का कार्य उनके आकांक्षा स्तर को उठाना है। आकांक्षा स्तर ऊंचा होने पर उनकी आत्मिक उच्चता क्या होती है, अधिक होती चली जाती है। इस स्तर पर सामाजिक अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। छात्र में अध्ययन के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न होता है। चिंतन स्तर पर शिक्षक का स्थान क्या होता है, गौण होता चला जाता है। शिक्षण के लिए वाद विवाद तथा सेमिनार आदि विधियां इसके तहत क्या है, प्रयोग में लाई जाती हैं सामाजिक प्रणाली में, चिंतन स्तर में सामाजिक प्रणाली के तहत। मूल्यांकन प्रणाली कैसे है, तो चिंतन में मूल्यांकन कैसे करते हैं हम, तो चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन कठिन होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है। मतलब रिटर्न वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ना कि मौखिक, ना कि ऑब्जेक्टिव। इस स्तर की परीक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या, छात्रों के अभिवृत्तियों का विश्वास तथा विश्वास का मापन किया जाए। उनका मनोवृत्ति क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है उस चीज के बारे में। अधिगम की क्रियाओं में छात्रों की तल्लीनता की भी जांच किया, कितना वो निष्ठा के साथ वहां पे बैठे हुए हैं। और छात्रों की समस्या समाधान प्रवृत्ति का ही मापन किया जाए। छात्रों की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताओं के विकास का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि सृजनशीलता कितनी है उनके अंदर, सृजनात्मकता कितनी है उनके अंदर। इस चीज के लिए भी वहां पे किया जाना चाहिए। इसके बाद क्या आता है आपका, चिंतन स्तर के मूल्यांकन के शिक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती है। छात्रों की इन क्षमताओं के विकास का मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा किया जा सकता है।
तो ये क्या था आपका, इसके तहत बातें थी। अब इसके सुझाव क्या हैं, इसमें सुधार कैसे करें। तो इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान आवश्यक है। मतलब पहले स्मृति शिक्षण दीजिए, फिर बोध शिक्षण दीजिए, तभी आप चिंतन स्तर में पहुंच करके आएंगे। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा होना चाहिए, उनमें सहानुभूति, प्रेम, करुणा, दया ये सब स्थापित हो। चिंतन स्तर के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मौलिक और सृजनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना चाहिए। और प्रजातांत्रिक वातावरण के तहत क्या है, पूरी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। तो ये चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या थे, आपके सुझाव थे। तो ये क्लास में क्या था, हमने इस चीज को समझा जिसके तहत पूरा क्या हो जाता है आपका। अभी तक हमने जो समझ लिया एक बार उसको देख लेते हैं। हम्म, ये हमने इस चीज को समझ लिया। यहाँ से क्या होता है, आपका जो शिक्षण अभिवृत्ति वाला पोर्शन था वो क्या होता है, लगभग समाप्त होता है। जिसके तहत हमने स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर की बातों को समझा। हर्बर्ट मॉडल, मॉरिसन मॉडल, हंट मॉडल को समझा। हर्बर्ट मॉडल को हमने पहली क्लास में समझ लिया था। आज की क्लास में हमने मॉरिसन और हंट मॉडल को समझा। नेक्स्ट क्लास से हम शिक्षण व्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, और शिक्षण के लिए आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को आगे हम क्या है आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इसके संबंध में एमसीक्यू क्लास भी अपलोड की जा चुकी है। इस यूनिट, चूंकि ये यूनिट आज यहाँ से समाप्त होती है, तो इसके संबंध में एमसीक्यू क्लास भी अपलोड है, उसको भी क्या कर सकते हैं आप एक बार देख सकते हैं। तो अभी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।